गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ माइंड मैनेजमेंट के ऊपर पार्ट 2 वीडियो, जो कि पहले ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ मेरा चैनल में। आप लोग ज़रूर उसको देखे होंगे। तो उस पार्ट में हम लोग माइंड मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ कोर्स को कवर किए थे। तो इस तरह आज सेकेंड पार्ट में भी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट माइंड मैनेजमेंट से कुछ पार्ट कवर करेंगे। तो इस टाइप का 3-4 वीडियो में शायद कवर हो जाएगा, हमारा जितना भी कोर्स है उस कवर हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सीक्वेंशियली वीडियो को देखिए। जैसे ये पार्ट 2 जो लोग देख रहे हैं, पहले पार्ट 1 को देखिए, तब जाके आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, और इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्या बात किए थे। हम लोग मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़े थे। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किए थे, जिसे बिहेवियरल मैनेजमेंट हुआ था, प्रोसेस मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, और लास्ट में हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात ही कर रहे थे। और उसमें हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर का मैनेजमेंट थॉट के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट पार्ट में। और आज उसका कंटिन्यूएशन का वीडियो ये चल रहा है, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हिसाब से ट्रीट होते हैं। इसके बाद से आज का वीडियो शुरू होता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज हम शुरू करेंगे आज का वीडियो कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फायल टू मैनेजमेंट थॉट से। पहले तो हम लोग बात किए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या थॉट था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी फायल का क्या कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों कि हेनरी फायल को फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से जाने जाते हैं। हेनरी फायल, उनको बोलते हैं कि ही इज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का 4 प्रिंसिपल सजेस्ट किए थे, उसी तरह हेनरी फायल टोटल 14 प्रिंसिपल सजेस्ट किए थे टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन द वर्क प्लेस। तो उस 14 प्रिंसिपल को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एंश्योर दैट एफर्ट एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द टास्क एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन। ये बोलता है कि जो काम में एक टीम लगा हुआ है, उस काम को इस टाइप का डिवाइड कर देना है अपना ग्रुप में, जैसे इंडिविजुअल के पास एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ वर्क बच जाएगा। मतलब हर इंडिविजुअल के पास उसके रिलेटेड जो स्पेसिफिक काम है, सिर्फ उसी के ऊपर वो फोकस देगा। तो उसी के ऊपर अगर एक पर्टिकुलर काम पे ऊपर उसका फोकस रहेगा, तो वो ज़रूर उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, उसमें स्पेशलिस्ट बन सकता है, और उसका एफिशिएंसी भी दिखेगा उसका काम में, और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो हर आदमी जैसे अपना एरिया में फोकस करेंगे तो रिजल्ट ही अच्छा मिलेगा, तो ओवरऑली आउटपुट अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ हेनरी फायल। उनका जो 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के ऊपर, ये उनका पहला प्रिंसिपल है। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को हमेशा डिवाइड कर देना है और किसका काम क्या है उसको बता देना है, ताकि अपने झूले में जो भी उसका काम रहेगा वो उसके ऊपर फोकस करेगा, उसमें स्पेशलिस्ट बन सकता है, उसमें स्कोप है। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन। तो जिसमें जो काम, जो आदमी के पास जो काम करना पड़ेगा जिसको, उसमें वो स्पेशलिस्ट बन सकता है, उसका फोकस उसी काम में रहेगा, तो एफिशिएंसी भी उसी हिसाब से मिलेगा उस आदमी से। तो इस तरह का सा हर आदमी जैसे अपना काम में दिखाएंगे, फोकस दिखाएंगे, तो ओवरऑल आउटपुट अच्छा ही मिलेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी मीन्स द राइट टू टेक डिसीजंस एंड राइट टू गिव ऑर्डर विद इन द स्कोप ऑफ हिज मैनेजमेंट। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द वर्क असाइन टू हिम। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस है।
अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस में, उसको मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे कि मैं समझता हूँ इस चीज़ को, और जैसे मैं समझा था कि अथॉरिटी को हम किसको, मतलब अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। लेकिन उसके बाद मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि उस रिलेटेड और एक भी वर्ड है, अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों अलग अलग वर्ड है। तो उस डेफिनेशन तो मैं पढ़ के सुना दिया आपको, जो लिखा हुआ है स्लाइड में आप देख रहे हैं अभी, लेकिन उसका मीनिंग क्या है मैं एक एग्जांपल के तरफ से बता रहा हूँ। मान लीजिए एक एमपी का, मान लीजिए प्रोग्राम है किसी माइंस में, एक एमपी का विजिट का प्रोग्राम है, एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ। तो उनका जो माइंस मैनेजर, उनको मतलब ये इन्फॉर्मेशन आया कि आपका एरिया में एमपी जाएंगे विजिट करने के लिए, तो उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए आपको एक एरिया एरिया क्लियर करके रखना होगा। तो अभी जो ऐसे ऑर्डर आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया मिनिस्ट्री से, तो जो माइंस मैनेजर के ऊपर अथॉरिटी आ गया, मतलब उनके पास अथॉरिटी भी आया, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आया, अकाउंटेबिलिटी आया ये काम करने के लिए कि हेलीपैड जैसे क्लियर होगा, जैसे हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकता है। तो वो तो खुद काम करेंगे नहीं, वो उस काम को किसी कंट्रैक्टर को देंगे करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास उनका काम चला गया। अभी कॉन्ट्रैक्टर तो खुद करेगा नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन वो तो अपने वर्कमैन से कराएगा काम। तो अभी तीन आदमी सामने आए, एक तो हो गया माइंस मैनेजर, सेकंड हो गया कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा पार्टी हो गया कॉन्ट्रैक्टर का वर्कमैन जो कि काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए, मान लीजिए जो पेड़ काटना पड़ेगा जहाँ पे हेलीपैड के लिए, उसमें मान लीजिए 15 ठो पेड़ है, उसमें ऐसे 15 ठो पेड़ काटते काटते मान लीजिए 12 ठो पेड़ काट लिए और शाम हो गया। अभी उनका वर्कमैन बोल रहे हैं कि कल तो एमपी आने आने 9-10 सुबह बज जाएगा, तो आज तो बारिश हो रहा है, आज हम लोग इसको काम को बंद कर देते हैं, कल सुबह काटेंगे। तो ये डिसीजन क्या ले सकता है क्या खुद जो कॉन्ट्रैक्टर? नहीं, वो उनको मैनेजर को पूछना पड़ेगा कि आज थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा कम कम आज क्यों, ऐसे भी शाम होने को है, आज थोड़ा काम बंद कर लेते हैं, कल सुबह सुबह मेरा आदमी कर लेंगे। वो ऐसे सजेस्ट कर सकता है, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए अथॉरिटी उसके पास नहीं है। उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेड़ काटने का, अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अकाउंटेबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है मतलब, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो सिर्फ पूछ के काम को निभाएगा, लेकिन डिसीजन क्यों लेगा, माइंस मैनेजर लेगा, वो बोलेगा ठीक है, तो फिर वो ऐसे काम होगा, और बोलेगा नहीं आज ही करना है तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अथॉरिटी क्या हो गया, अथॉरिटी मीन्स द राइट टू टेक डिसीजन, जो डिसीजन खुद ले सकता है, और राइट टू गिव ऑर्डर इन स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, अपने पोजीशन में डिसीजन लेके जो ऑर्डर दे सकता है उनके पास अथॉरिटी रहता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं है, वो सिर्फ मैनेजर को पूछ के ही बता सकता है। तो अथॉरिटी किसके पास हो गया, मैनेजर के पास। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आ गया कॉन्ट्रैक्टर के पास और कॉन्ट्रैक्टर के वर्कमैन के पास। तो माइंस मैनेजर के पास तीनों है, अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास अथॉरिटी नहीं है। क्यों, अभी मैं आपको बताया, क्योंकि वो डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द वर्क असाइन टू हिम, मतलब अच्छे से एक जिम्मेदारी के साथ काम करना को रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, जो कि तीनों के पास है, वर्कमैन के पास भी है, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी है, मैनेजर के पास भी है। और अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू अकम्प्लिशमेंट और नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द असाइंड जॉब। अगर वो काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर जिसको देना पड़ेगा उसके पास अकाउंटेबिलिटी है। अभी देखिए, अगर वो वर्कमैन काम करते करते बोले कि ठीक है कल सुबह हम कर देंगे, कल सुबह वो लोग आते आते 10 बज गया, सुबह नहीं आए, तो उस आदमी को कुछ कर सकते हैं क्या, माइंस मैनेजर जो आदमी पेड़ काट रहे हैं उसको कुछ नहीं कर सकते। उसको क्या, कॉन्ट्रैक्टर को पूछेंगे तुम तो बोला था क्यों नहीं किया, उसके ऊपर गुस्सा होंगे, जो एक्शन लेना उनके ऊपर लेंगे। तो इसके बाद मतलब, इसके मतलब क्या होगा कि जो आंसरेबिलिटी है, जो उसका जिसको जिम्मेदारी है, जिसको आंसर देना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं है, उसके पास अकाउंटेबिलिटी रहता है, जो कि अकाउंटेबल है किसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी है और मैनेजर के पास भी है। मैनेजर के पास थोड़ा ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टर के पास थोड़ा कम है। लेकिन
अब वो देखिए वर्कमैन के पास अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उसके वर्कमैन को बोलता कि सुनो कल सुबह तुम पक्का कर दो कि नहीं, मेरे को बोलो, अगर नहीं तुमसे नहीं होता है तो मैं दूसरा आदमी करके वो करूँगा, या फिर ज़्यादा आदमी बढ़ा दूंगा। आप 5 आदमी काम कर रहे हो, मैं 10 आदमी और बुला के कल सुबह करवाऊंगा, तुम कर पाओगे तो मेरे को प्रॉमिस करो। अगर वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम पक्का हम कर देंगे, आपको किसी को बुलाने का ज़रूरी नहीं, इसके बाद अकाउंटेबिलिटी उनके पास भी चला गया। नेक्स्ट जाके वो कॉन्ट्रैक्टर उनको बोल सकता है कि तुम क्यों नहीं काटे। अगर वो इस बात नहीं हुआ है, इसके मतलब अकाउंटेबिलिटी वर्कमैन के पास नहीं है। तो हम लोग समझ गए अकाउंटेबिलिटी क्या है, जो आंसर देने के लिए मतलब आंसरेबिलिटी के लिए जो जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन जॉब। अथॉरिटी मीन्स द राइट टू टेक डिसीजन, जो कि डिसीजन खुद ले सकता है, उसके पास अथॉरिटी रहता है। तो तीनों अलग अलग चीज़ है। और इट फ्लोज अपवर्ड्स, इट फ्लोज अपवर्ड्स के मतलब जो नीचे लेवल में, जैसे अभी वर्कमैन के पास जितना अकाउंटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर के पास उससे थोड़ा ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। और कॉन्ट्रैक्टर के पास जितना अकाउंटेबिलिटी है, मैनेजर के पास उससे थोड़ा ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है। तो ये जितना ऊपर लेवल में जाएगा अकाउंटेबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। इसीलिए बोल रहा है कि इट फ्लोज अपवर्ड। तो अब समझ गए आप लोग अथॉरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये तीन अलग चीज़ है। जो आंसर देने के लिए जो बाउंड है वो उसके पास अकाउंटेबिलिटी रहता है। ओके, नेक्स्ट तीसरा हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब तो आप लोग जानते हैं कि एक अनुशासन। तो देयर मस्ट बी डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन जरूरी है। एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल। जो भी कंपनी का रूल रेगुलेशन बनाया गया है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उसको सबको मानना चाहिए। ये हो गया तीसरा थॉट ऑफ हेनरी फायल। चौथा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट नो एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपेरियर इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब ये हो गया कि हर आदमी का बॉस सिर्फ एक आदमी होगा। ऐसा नहीं कि वो भी आ रहा है कुछ इंस्ट्रक्शन देके चला जा रहा है, ये आ रहा है कुछ इंस्ट्रक्शन देके चला रहा है। इससे क्या होगा, जो आदमी को इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो उसको अगर तीन अलग अलग बस अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो किसका सुनेगा। इसका सुनेगा तो वो बोलेगा मेरा नहीं सुना, वो इसको सुनेगा तो दूसरा बोलेगा मेरा नहीं सुना। तो इस टाइप का नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा है कि एक आदमी का बॉस सिर्फ एक ही है। मतलब एक बॉस इन द सेंस कि मतलब वो रिपोर्ट करेगा एक आदमी को सिर्फ, और जो भी ऑर्डर उसको मिलेगा वही आदमी से मिलेगा। अगर दूसरा आदमी ऑर्डर भी देना चाहता है, उसको किसी काम के लिए ज़रूरत है इस काम का, तो वो बॉस के द्वारा ही करेगा, मतलब थ्रू दी बॉस ही वो ऑर्डर देगा। इसीलिए वो जो भी ऑर्डर रिसीव करेगा उसका एक ही बस बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा। ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, इट मीन्स दैट ऑल द एम्प्लॉइज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल एंड वन हेड वन प्लान। इसका मतलब क्या है कि जितना भी माइंस में आदमी काम कर रहे हैं, माइंस क्या ऑर्गेनाइजेशन का बात हम करते हैं, अभी माइंस नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबका गोल एक ही होना चाहिए। मतलब काम चाहे सबका अलग अलग है, लेकिन उनका मोटिव एक होना चाहिए, उनका गोल एक होना चाहिए। और सब लोग वही कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपने काम में लगा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे पिकनिक हो रहा है, तो कोई सब्जी काटता है, कोई टेंट बांधने में बिजी रहता है, कोई डेकोरेशन में लगा रहता है, कोई डीजे म्यूजिक सिस्टम में लगा रहता है। सबका काम अलग अलग है, लेकिन उनका कॉमन गोल क्या है कि पिकनिक अच्छे तरीके से हो। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, काम तो अलग अलग होगा ही, एक तो होगा नहीं, लेकिन सबका गोल कॉमन होना चाहिए। और वन हेड वन प्लान, मतलब प्लान बन गया, सब उस प्लान के हिसाब से जिसका जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सब लोग काम करना चाहिए। ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल शुड परस्यू टीम्स इंटरेस्ट ओवर पर्सनल वन। कि एक टीम में जो टीम का इंटरेस्ट है, उस टीम के इंटरेस्ट के हिसाब से सब लोग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। कभी पर्सनली फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। अभी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का एक मासिव इंटरेस्ट को
ध्यान में रखते हुए अगर परफॉर्म करेंगे, काम करेंगे, तो उसको बेनिफिट भी सबको मिलेगा। लेकिन अगर कोई अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट रख के कुछ काम कर रहा है तो उसमें सक्सेस भी हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसमें ग्रोथ नहीं होगा। उसमें हो सकता है वो पर्सनली ग्रोथ करे ना करे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसमें ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए हमेशा टीम का इंटरेस्ट को देखना चाहिए। नेक्स्ट था रेमुनरेशन। रेमुनरेशन यानी कि जो पारिश्रमिक। रेमुनरेशन हमेशा एक ऐसे होना चाहिए कि उसमें सेटिस्फाई हो एम्प्लॉय। जब आप एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तब जाके वो अच्छा परफॉर्म करेगा और रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। 8 नंबर है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स लोअरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल। इसका मतलब क्या है कि जो टॉप में बैठा है आदमी उसके पास ही सब पावर रहेगा, बाकी नीचे वाले जो रहे उनके पास कुछ पावर ही नहीं रहेगा। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। जैसे जैसे पुराने ज़माने में हम जो मूवी देखते हैं या सुनते हैं, ये देखते भी हैं, हम जब छोटे छोटे थे भी देखे भी होंगे कि फैमिली में जो हेड रहते हैं, पिताजी जैसे, उनके पास सभी पावर रहता है। आप कुछ भी चीज़ डिस्कस हो, कुछ भी आप प्लान करें, लेकिन फाइनल अथॉरिटी वही है। वो जब तक मतलब छोटा मोटा काम के लिए भी उनका परमिशन के बिना पत्ता भी हिलेगा नहीं, ऐसा होता था। मतलब एक इस टाइप का माहौल चलता था, जो कि आजकल नहीं है। आजकल ऐसा नहीं है कि उनका रोल ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा छोटा काम के लिए उनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, हम खुद डिसीजन लेते हैं और उसमें भी वो एग्री होते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसे नहीं, सिर्फ मैं ही जो बोलूँगा उसको सबको मानना पड़ेगा, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल। लोअर लेवल में भी थोड़ा बहुत पावर डेलीगेट होना चाहिए। जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि मैनेजर का लेवल पे 50,000 या 1 लाख तक अगर कुछ डिसाइड करना है तो मैनेजर का अप्रूवल से हो जाएगा। फिर डीजीएम लेवल पे मान लीजिए 2 लाख की 5 लाख, जीएम लेवल पे 10 लाख, इस टाइप का होता है। मतलब छोटा छोटा काम के लिए ऊपर लेवल पे जाने का जरूरत ही नहीं। तो ऐसे होने से इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल। स्केलर चेन, सेटिंग अपन अथॉरिटी चेन। स्केलर चेन मतलब हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसका पोजीशन कहाँ है, और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कशन के लिए वो किसके पास जाए, ये उसको पता होना चाहिए। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर इंडिविजुअल का रोल कहाँ है उसको सबको पता होना चाहिए, होता है स्केलर चेन। ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश, ये नहीं वो वाला ऑर्डर नहीं। ऑर्डर मतलब आदेश भी होता है ना, वो मेरे को ऑर्डर दिया, उस वाला ऑर्डर नहीं, दूसरा ऑर्डर का बात बोल रहे हैं। फाइल रोड, फाइल क्या लिखते हैं, द राइट मैन इन द राइट प्लेस। मतलब जो सुइटेबल आदमी वो सुइटेबल प्लेस में बैठना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जब जाके और एफिशिएंसी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक डीजीएम जीएम लेवल का एक आदमी बैठे हैं, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको उतना नॉलेज नहीं है काम का, और उनका नीचे में डीजीएम या सीनियर मैनेजर लेवल पे कोई आदमी बैठा है, उसके पास बहुत भास्ट नॉलेज है, भास्ट एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन भी हाई है, ऐसा बैठा हुआ है। तो मान लीजिए जब काम होगा, डीजीएम सॉरी जीएम लेवल पे जो आदमी बैठा है जिसके पास उतना नॉलेज नहीं है, वो हमेशा कोशिश करेगा कि नीचे वाला आदमी से काम करवाने के लिए। तो जो नीचे वाला आदमी जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, वो नीचे पोजिशन है, तो जब कुछ डिस्कशन होगा उस कुछ डिसीजन के लिए, तो उनको बीच में हमेशा मन में मन कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। ऐसे होने से एफिशिएंसी वर्क प्लेस में मिलेगा नहीं। इसीलिए सही आदमी सही जगह पे बैठना चाहिए। इक्विटी, ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। हर आदमी को समानता मिलनी चाहिए। इक्विटी मतलब समानता, ही तो आप लोग समझते हैं। 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार वर्कफोर्स को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर एक आदमी का नौकरी सुरक्षित रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो मन लगा के काम कर सकता है। अगर इसका स्टेबिलिटी ही नहीं है उनका उसका एम्प्लॉयमेंट का, तो हमेशा कोशिश करता रहेगा इसमें तो स्टेबल नहीं लग रहा है मेरा नौकरी, हमेशा कोशिश करता रहेगा कहाँ जंप मार के दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जाने के लिए। तो और रिटेनिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉय शुड ऑलवेज भी हाई प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है उसको अगर कंपनी रखता है, उसको मोटिवेट करके उसको रेमुनरेशन अच्छा दे के रखता है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस का, उसका जो सोशल वैल्यू का भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या बोलता है इसमें कि एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट।
जो एम्प्लॉय लोग अगर कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको हमेशा एनकरेज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे उसमें रिजल्ट मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा कि नहीं उसका कहाँ गलती हो रहा है, उसमें आप लोग मतलब आप सुपरवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको एनकरेज करना चाहिए। इससे क्या होता है, इनोवेटिव थॉट बढ़ता है, एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी बढ़ता है, मोटिवेटेड रहता है, ये सब बेनिफिट रहता है उसमें, तो हमेशा एनकरेज करना चाहिए। स्पान ऑफ कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन शुड एनकरेज टू प्रोमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड मोरल। ये क्या बोल रहा है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन टीम स्पिरिट को एनकरेज करना चाहिए। टीम स्पिरिट को कैसे एनकरेज करें, जैसे कहीं पे मंथली सेफ्टी मीटिंग बुला के जो अच्छा परफॉर्म किया उस ग्रुप को कुछ प्राइज दे दिया, या फिर गेट टुगेदर अरेंज किया जिसमें कि अच्छा परफॉर्मेंस वाले को थोड़ा रिवार्ड वगैरह दे के उनको मोटिवेट किया। तो इसमें क्या है, जो ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्पिरिट बढ़ेगा कि हाँ हम लोग किए तो हमको आइडेंटिफाई भी किया गया। तो उस हिसाब से हमेशा एनकरेज करना चाहिए, उनको मोरल वैल्यू को अप रखना चाहिए, उनको यूनिटी को मजबूत करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। ये था जो 14 प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फायल। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रिलेटेड कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितना हम लोग अभी तक डिस्कस किए 14 जो प्रिंसिपल है हेनरी फायल का, उस रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल इज टर्म एज डैश। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम जो लोअर लेवल में अगर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मोटिवेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अभी तो हम लोग डिस्कस किए, इसका सही आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल, जो कि ऑप्शन डी में है, डिसेंट्रलाइजेशन। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को है कौन है, F.W. टेलर, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है हेनरी फायल, जो कि ऑप्शन बी में है। इसको दोनों को याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर F.W. टेलर और मॉडर्न मैनेजमेंट का हेनरी फायल। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट नो एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपीरियर इज कॉल्ड डैश। ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल जिसमें एक एम्प्लॉय एक सुपीरियर से ज़्यादा सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं करेगा, ये किसका प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नॉन ऑफ दिच। अभी अभी हम उसको डिस्कस किए, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो इसका सही आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फिलिंग एंड कीपिंग फाइल द पोजीशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन में जो पोजीशन वैकेंसी कुछ निकलता है तो उसको फिलिंग करते रहना, उस मैनेजमेंट फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। ये तो सब लोग जानते हैं कि वैकेंसी को फिलअप करने वाला वो फंक्शन को मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं उसको, जो कि ऑप्शन डी में है, स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फाइलिंग एंड कीपिंग फाइल द पोजीशन इन द organization, which means the right to take decision and right to give order within the scope of its management। ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसका मतलब है कि राइट टू टेक डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने का उनका हक है और ऑर्डर देने का भी हक है डिसीजन लेके खुद से। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए एग्जाम्पल देके, जबकि मैं आपको बताया इसका सही आंसर है अथॉरिटी, जो कि ऑप्शन सी में। वन हेड वन प्लान इज थ्योरी ऑफ डैश। वन हेड वन प्लान ये किस चीज़ का थ्योरी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नॉन ऑफ दिच। तो इसको भी हम लोग डिस्कस किए एक पॉइंट में, कौन सा पॉइंट में था, 5 नंबर, उसका सही आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी मतलब डायरेक्शन का मतलब वही होता है। तो दोस्तों आप लोग इतना टाइम दिए मेरे वीडियो को और लास्ट तक देखें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसका तीसरा पार्ट भी तो आने वाला है, आप लोग उसको ज़रूर देखें जब आएगा। इसके लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो थैंक